हेलो एवरीवन, दिस इज सीए नितिन गुप्ता फ्रॉम वे टू पिनेकल पाराशर पाठशाला। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमने 5 मिनट एसए रिवीजन सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इसी सीरीज में आज का जो हम एसए रिवाइज करेंगे इट इज एसए 299। इट इज फॉर ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट रिवीजन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बात करते हैं एस 299 की। टाइटल इज ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, ये ज्वाइंट ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो एक ऐसी ऑडिट जहां पर मैं कह सकता हूं कि ऑडिट के पर्पस के लिए दो या उससे ज्यादा ऑडिटर्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ऐसी ऑडिट को हम कहते हैं ज्वाइंट ऑडिट। और जिसको अपॉइंट किया गया है उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट ऑडिटर्स। जनरली जो लार्ज एंटिटीज होती हैं जिसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा होता है कि उनको लगता है कि अगर हमने एक सोल ऑडिटर, चाहे वो एक इंडिविजुअल है या फिर वो एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर हमने एक सोल ऑडिटर को अपॉइंट किया तो शायद वो अपनी ऑडिट को टाइमली मैनर में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ऐसी एंटिटी अपने यहां पर ऑडिट के पर्पस के लिए ज्वाइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेती है। अगर आपको रिकॉल हो तो कंपनी एक्ट का सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 भी कंपनी के मेंबर्स को एक पावर देता है कि वो अपने यहां पर ऑडिट के पर्पस के लिए ज्वाइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। चलिए, तो एक एंटिटी ने अपने यहां पर ज्वाइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट कर लिया। सपोज एक्स वाई जेड, दीज आर द ज्वाइंट ऑडिटर्स। तो सर, जब ज्वाइंट ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे तो क्या हर एक ज्वाइंट ऑडिटर एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग एंगेजमेंट की कंप्लायंस को सेपरेटली इंश्योर करेगा? तो एसए 299 यहां पर एड्रेस करता है कि आप चाहे तो एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर आप ले सकते हो। सिमिलरली जो एसए 580 में आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने होते हैं मैनेजमेंट से या वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस से, तो आप वहां पर कॉमन रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर सकते हो। फिर बात आती है सर, ये ज्वाइंट ऑडिटर्स अपना एक प्लान डेवलप कैसे करेंगे। तो क्या ये अपने अपने एरिया का सेपरेट प्लान डेवलप करेंगे? तो पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की, कि ज्वाइंट ऑडिटर के बीच में काम का बंटवारा किस तरीके से होगा। तो ज्वाइंट ऑडिटर अपने ही एंड पर म्यूचुअल डिस्कस करके काम का बंटवारा कर लेते हैं। ध्यान रहे, एंटिटी कभी भी ज्वाइंट ऑडिटर्स के बीच में वर्क का डिवीजन नहीं करती है। तो डिवीजन ऑफ वर्क जो होगा वो म्यूचुअल डिस्कशन के बेस पर होगा, और जो भी डिवीजन ऑफ वर्क होगा उसको प्रॉपरली आप डॉक्यूमेंट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे क्लाइंट को। बेसिकली एक प्लेन पेपर पर आप डिवीजन ऑफ वर्क कर लेते हो, उसमें देख लेते हैं कि एक्स क्या काम करेगा, वाई क्या काम करेगा, जेड क्या काम करेगा, और हम कॉमनली क्या क्या काम करेंगे, और उसके ऊपर प्रॉपरली वो साइन कर लेते हैं। साइन करने का मतलब क्या, अकाउंटेबिलिटी लेके चल रहे हैं कि हाँ, इस एरिया पर आप परफॉर्म करने की जिम्मेदारी जो होगी वो हमारी होगी। और जो भी आपने जिस शीट पर आपने ये सारा काम डॉक्यूमेंट किया हुआ है इन राइटिंग, तो आपको ये सारी बातें एक बार कम्युनिकेट करनी होगी क्लाइंट को। इस तरह से आपने अपने एंड पर जो भी डिवीजन ऑफ वर्क था वो आपने इंश्योर कर लिया और क्लाइंट को आपने इसके बारे में इंफॉर्म कर दिया। अब आती है परफॉर्म करने की। तो जब एरिया आपने बांट लिया तो एरिया के अकॉर्डिंग यहां पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब हर एक ज्वाइंट ऑडिटर केवल और केवल अपने से ही रिलेटेड वर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। दैट इज, मैं वहां पर 315 परफॉर्म करूंगा और मैं वहां पर एसए 330 परफॉर्म करूंगा। तो अब जो भी ज्वाइंट ऑडिटर अपने अपने एरिया पर एसए 315 परफॉर्म कर रहा था, दैट इज फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है, असेस किया है, उसके रिजल्ट को आपको दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर्स को भी कम्युनिकेट करना चाहिए, ताकि मेरे एरिया पे जो रिस्क आया है उसकी वजह से उनके एरिया पे जो रिस्क होगा वो उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई एंड असेस कर सकते हैं। ठीक है सर, हमने अपने अपने एरिया पर प्लान कर लिया, परफॉर्म कर लिया। अब सर, जब मैं परफॉर्म कर रहा हूं और कंक्लूजन की बारी आती है, तो क्या दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर के काम को मुझे रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर इज नो। ईच ज्वाइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन द वर्क विच इज परफॉर्म्ड बाय अनदर ज्वाइंट ऑडिटर। देयर इज नो नीड टू रिव्यू द वर्क विच इज परफॉर्म्ड बाय अदर ज्वाइंट ऑडिटर। सर ऐसा क्यों? बिकॉज बेसिकली बेटा मैं उसके काम के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता। और जहां तक ज्वाइंट ऑडिट के प्लान की बात आती है, तो अगर रिकॉल हो आपको एसए 300 के अंदर जो आप ऑडिट की स्ट्रेटजी को आप डेवलप करते हो, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हुए जो 5 कंसिडरेशन एसए 300 में दी गई हैं, सेम वही 5 कंसिडरेशन आपको ज्वाइंट ऑडिट के प्लानिंग के पर्पस के लिए एसए 299 के अंदर भी देखने को मिल जाती है। बेसिकली एसए 299 में कोई सेपरेट कंटेंट नहीं है, बेसिकली वो तो एड्रेस कर रहा है कि और एसए की कंप्लायंस को आप किस तरीके से एंश्योर करेंगे जब आप एक एंटिटी के यहां पर ज्वाइंट ऑडिट करने के पर्पस के लिए अपॉइंट हो जाते हो। तो ठीक है, हर एक ज्वाइंट ऑडिटर हमने अपने आप में डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया। जो भी डिवीजन ऑफ वर्क किया था हमने क्लाइंट को उसके बारे में इंफॉर्म कर लिया। अपने अपने एरिया पर हमने प्लान कर लिया, ज्वाइंट ऑडिट प्लान कर लिया, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया, उसके रिजल्ट को हमने दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर्स को हमने कम्युनिकेट कर दिया, अपने अपने एरिया पर परफॉर्म करा और अपने अपने एरिया पर मैंने कंक्लूड कर लिया। दूसरे के काम को रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि मैं उसके काम के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। हाँ, अपने एरिया पर परफॉर्म करते हुए कुछ कोई मैटर अगर आपको ऐसा लगता है
कि दूसरे वाले के लिए रेलिवेंट हो सकता है, तो वो मैटर आपको इमीडिएटली उसे कम्युनिकेट करना चाहिए। फिर बात करते हैं सर रिपोर्टिंग की। तो क्या यहां पर जितने भी ज्वाइंट ऑडिटर्स हैं क्या वो सेपरेट रिपोर्टिंग करके आएंगे? तो उसमें ये एसए कहता है कि देखिए अगर सारे के सारे ज्वाइंट ऑडिटर्स एक यूनानिमस ओपिनियन पर आ जाते हैं, यानी कि सारे के सारे कहते हैं आइदर अनमॉडिफाइड या सारे के सारे कहते हैं मॉडिफाइड, तब तो उस केस में आप केवल एक रिपोर्टिंग करिए और उस पर सारे ज्वाइंट ऑडिटर्स अपने साइन कर देंगे। लेकिन अगर वहां पे किसी भी मैटर को लेकर डिसएग्रीमेंट निकल के आता है, तो ऐसा नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर्स वहां पे प्रीवेल करेगी। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ मैटर अमंग द ज्वाइंट ऑडिटर, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर मेजॉरिटी ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर्स प्रीवेल नहीं करेगी। उस केस में क्या होगा, जो डिसएग्रीड ज्वाइंट ऑडिटर होगा वो वहां पर अपनी सेपरेट रिपोर्टिंग करके आ जाएगा। यानी इस जगह पर बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिफरेंट ओपिनियन आ रही हैं। एक्स और वाई सपोज कह रहा है अनमॉडिफाइड, जबकि जेड वहां पर मॉडिफाइड रिपोर्टिंग की बात कर रहा है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम आई कि ऐसा ना हो कि एंटिटी जेड की रिपोर्टिंग को स्किप कर दे, बिकॉज वो तो मॉडिफाइड रिपोर्टिंग कर रहा है। एक्स और वाई ने रिपोर्टिंग करी है अनमॉडिफाइड, तो हो सकता है कि वो स्टेक होल्डर्स को, यूजर्स को केवल एक्स और वाई की रिपोर्ट फॉरवर्ड करे, जेड की रिपोर्ट को यहां पर स्किप कर दिया जाए। तो ऐसे रिस्क को अवॉइड करने के लिए एसए ये कहता है कि एक्स और वाई आप अपनी रिपोर्ट में जेड की रिपोर्टिंग का क्रॉस रेफरेंस कर दीजिए और जेड आप अपनी रिपोर्टिंग के अंदर एक्स और वाई की रिपोर्टिंग का क्रॉस रेफरेंस करिए। और ये क्रॉस रेफरेंसिंग को करने के लिए ज्वाइंट ऑडिटर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट सेक्शन या सेपरेट पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करना होगा। इट इज कॉल्ड एज अदर मैटर पैराग्राफ। रिकॉल हो रहा हो तो एसए 706 मुझे बताता है कि कैसे मैं एक अदर मैटर पैराग्राफ को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। अब इसमें एक मेन टॉपिक जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वहां पर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर। तो वैसे तो मुझे पता है कि जैसे डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है तो उसके बेस पर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ एरिया में ऐसे कह सकता हूं कि जहां पर ज्वाइंट ऑडिटर्स ज्वाइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से एरिया है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में लगा हुआ है। कोई एक ऐसा एरिया है जो डिवाइड ही नहीं हुआ था और वहां पर ज्वाइंट ऑडिटर्स ज्वाइंटली काम कर रहे थे, तो ऐसे एरिया पर उनकी जिम्मेदारी ज्वाइंटली एंड सेवरली मूव करेगी। ऐसे ही सपोज कि कोई एक एरिया है जिस पर डिसीजन उन सब ने मिलकर लिया हुआ है, तो उस डिसीजन को लेकर जो जिम्मेदारी निकल के आएगी वो उन सबकी ज्वाइंटली एंड सेवरली मूव करेगी। सपोज कि कोई ऐसा एरिया था जिसको कि ज्वाइंट ऑडिटर का टेंशन वहां पे एस्केप कर गया और वो एरिया पूरी ऑडिट के दौरान अनऑडिटेड रह जाता है। तो देखो कि जहां पर आपने ज्वाइंटली काम किया है वहां पर तो आप ज्वाइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा अगर किसी मैटर पर सारे के सारे ज्वाइंट ऑडिटर्स का टेंशन एस्केप हो गया, तो उस केस में भी उनकी जिम्मेदारी उस मैटर को लेकर ज्वाइंटली एंड सेवरली मूव करेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल एफआरएफ की कंप्लायंस करते या नहीं करते, उनका प्रेजेंटेशन, उनका डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ आया या नहीं आया, यहां पर भी वो ज्वाइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जो आपकी रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है या नहीं है, इस बात की कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए जिम्मेदारी केवल किसी एक स्पेसिफिक ज्वाइंट ऑडिटर की नहीं होगी। रिपोर्टिंग को लेकर ज्वाइंट ऑडिटर्स वहां पर ज्वाइंटली एंड सेवरली रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये था बेटा ऑल अबाउट एसए 299। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत कम टाइम में आपको इस एसए का अच्छा रिवीजन इस वीडियो में देखने को मिला होगा। ऐसे ही और रिवीजन्स को देखने के लिए इतने शॉर्ट टाइम पे एसए को रिवाइज करने के पर्पस के लिए केवल एक छोटा सा काम करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को बच्चे आपको प्रेस कर देना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।